आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आप सभी को सबसे पहले तो नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अब देखिए, यहाँ तो देखते देखते ही साल 2025 बीत गया। नए साल के स्वागत के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और इसी तैयारी में हम आपके लिए यानी कि हमारे खास व्यूअर्स के लिए बहुत स्पेशल शो लेकर आए हैं, जिसमें साल 2025 के जो पूरे साल में बाजार की उथल पुथल रही है उसके बीच में कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्होंने अव्वल कमाल का काम किया है और उसी बेसिस पर, उसी रेटिंग पर अवार्ड के लिए वो नवाजे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं साल 2025 में किस शेयर ने किया है धमाकेदार डेब्यू, किसने तोड़े हैं कमाई के सारे रिकॉर्ड्स, क्या रही इस साल की बिगेस्ट स्टोरीज और कौन सा स्टॉक बना है व्यूअर्स की पहली पसंद। आइए करते हैं शुरुआत जी बिजनेस स्टॉक अवार्ड्स 2025 की। ये तो हम बहुत खास पेशकश लेकर आए हैं। हमारे साथ बहुत खास लोग भी हैं। हमारी पूरी रिसर्च टीम यहाँ पर जुड़ चुकी है। पूजा, अंश, जानवी हैं और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी यहाँ पर कैटेगरीज हैं, नॉमिनेशंस है, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और बड़ी मुश्किल से चुन के ये सारी नॉमिनेशंस लाए हैं। लेकिन उससे भी मुश्किल का काम करने के लिए हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी वो जुड़ चुके हैं और सर का काम है कि पूरी नॉमिनेशंस में से उन्हें अवार्ड देना है, यानी कि विनर का। स्पेशल गेस्ट बोला, मैंने कहा और कौन आया इस वीडियो में। थैंक यू। तो सर हमारे साथ हैं स्टॉक्स अवार्ड देने के लिए। तो आइए बिना देरी किए हुए करते हैं हमारी अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत। और शुरुआत हम पूजा जी के साथ करेंगे। पूजा जरा बताइए, कोई जो नए नवेले एंट्रेंट होते हैं उन्हें हम थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सबसे पहले उनका मोराल बढ़ाने के लिए हम उन्हें अवार्ड्स देंगे। तो डेब्यू ऑफ द ईयर 2025 कौन कौन सी नॉमिनेशंस हैं? तो डेब्यू ऑफ द ईयर नॉमिनेशंस आर बोले ये भी चला दो। चलाइए। तो पहला है नॉमिनेशन इसमें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। काफ़ी शानदार दमदार रिस्पांस यहाँ पर मिला था और जब इसकी लिस्टिंग हुई थी बज़ ऑफ द टाउन था, काफ़ी सारी चर्चा हो रही थी। 1140 था इसका इशू प्राइस और 54 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, यानी कि अगर लिस्टिंग प्राइस से देखेंगे तो करीब लिस्टिंग के दिन 50% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला था। दूसरा नाम है इसमें अर्बन कंपनी। यहाँ पर भी काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स मिला था। इशू अगर देखेंगे तो 103 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और लिस्टिंग गेन की बात करें तो करीब 57% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला था। अगला नाम है इस कैटेगरी में ग्रो का। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। करीब 18 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और 114 पर इसकी लिस्टिंग भी हुई थी, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक में भी देखने को मिला। आदित्य इंफोटेक, ये थोड़ा छुपा रिस्तम था इन बड़े नामों में, लेकिन जब हमने इसका भी प्रदर्शन देखा तो काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स इधर भी आया और अच्छे लिस्टिंग गेन आदित्य इंफोटेक के भी थे। और मीशो, काफ़ी शानदार रिस्पांस यहाँ पर भी आया था। करीब 80 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और 46% की तेज़ी लिस्टिंग वाले दिन यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की बीएसई में, मार्केट्स में, और काफ़ी शानदार यहाँ पर रिस्पांस देखने को मिला इन तमाम कंपनियों पर। ऑलराइट, इतने सारे एंट्रेंट्स रहे, उसमें भी 5 बेस्ट नॉमिनेशंस चूज करना। सर अब आपका काम थोड़ा मुश्किल होने वाला है, बताएं। नहीं, मुश्किल काम ही करता हूँ मैं। आसान वाले तो मैंने सब पूजा जी से करवा लिए, सारे नॉमिनेशंस आ गए। लेकिन नॉमिनेशन बहुत अच्छे निकाले आपने सारे, एकदम नॉमिनेशन परफेक्ट है। और वाकई में इनमें से एक को या दो को पसंद करना आसान काम नहीं। तो मेरे पास गोल्ड अवार्ड भी है और सिल्वर भी है। अरे वाह। तो पहले मैं बताया सिल्वर से शुरू कर दूँ? हाँ। बिल्कुल। तो चलिए, सिल्वर अवार्ड गोज टू एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे वाह। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अब तक का सबसे बेहतरीन बड़ा आईपीओ, ठीक है, बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स। हाँ, और लिस्टिंग भी ज़बरदस्त। और सब पहली इसका इतिहास ऐसा था कि हुंडई जो कोरिया की ही कंपनी थी, जब वो आईपीओ लाई मार्केट का टॉप बना दिया उसने और इतनी ख़राब लिस्टिंग हुई। तो इनके लिए बड़ा चैलेंज था कि सेम पूरा का पूरा ओएफएस, उसके बावजूद इतना अच्छा रिस्पांस मिलना। इसका मतलब दो चीज़ें हैं, एक मैनेजमेंट पर भरोसा है, वैल्यूएशन अच्छे, और दूसरा भारत की कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग। इन तीनों का फ़ायदा मिला। तो सिल्वर अवार्ड गोज टू एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और गोल्ड अवार्ड गोज टू द वन हु ग्रो। देखिए, 30-32 साल के दो तीन सारे प्रोमोटर्स ये मिलके जो कंपनी इन्होंने बनाई, हर्ष जैन और बाकी इन्होंने गजब का रेस्पॉन्स। और लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कितना रेस्पॉन्स मिलेगा, मार्केट का मूड थोड़ा सबड्यूड है, वॉल्यूम्स कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ा ब्रोकर होना, दूसरा
नए क्लाइंट्स जितने ऐड हो रहे हैं मार्केट में, उसमें इवन अभी 26% मार्केट शेयर और नए जो आ रहे हैं उसमें 40% है। यानी कि मार्केट शेयर और बढ़ाने की ताकत जो ग्रो की है वो एक तगड़ी लिस्टिंग की ओर इशारा किया है उसने। लिस्टिंग भी ज़बरदस्त होती हुई दिखी है। 17 गुना अच्छा इशू, अच्छी बात यह कि इशू ज़्यादा नहीं भरा था, 17-18 गुना ही भरा था, तो कम से कम थोड़े बहुत लोगों को तो अलॉटमेंट मिले होंगे। और सबसे बड़ी बात, लिस्टिंग के बाद भी दौड़ लगाई है। सो ग्रो डेब्यू ऑफ द ईयर। क्या बात है, सिल्वर और गोल्ड अवार्ड्स दोनों आते हुए, और वाकई में बहुत मुश्किल था नॉमिनेशन भी और विनर भी अनाउंस करना। लेकिन अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, वो कैटेगरी जहां पर स्टॉक्स लग रहा था कि पता नहीं, यहाँ तो कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन एकदम से आया टर्न अराउंड। चलिए, टर्न अराउंड ऑफ द ईयर स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं एंड द नॉमिनेशंस आर, अंश जी बताएंगे। नॉमिनेशन में सबसे पहला नाम यहाँ पे पेटीएम नजर आ रहा है। लिस्टिंग के बाद वैसे तो स्टॉक 80% गिर चुका था, लेकिन वहां से हम देख रहे कि 300 के लेवल छूने के बाद सीधे अब 1300 पे आ चुका है, तो ये एक पहला स्टॉक है। दूसरा है सिटी यूनियन बैंक। अब कोविड सेल ऑफ में हमने देखा कि 50% स्टॉक गिर चुका था, उसके बाद 4-5 साल तक उठ ही नहीं पा रहा था, काफ़ी एक सीमित दायरे में था, फिर 200 पार करके इसी साल 300 तक आ चुका है, तो ये है दूसरा स्टॉक। तीसरा यहाँ पे जीएमडीसी नजर आ रहा है। इस साल के अगर लो से देखें तो स्टॉक जो है 170% का अपमूव दे चुका है। तो ये 3 स्टॉक्स है सर। और सिल्वर अवार्ड गोज टू पेटीएम। वैसे तो पेटीएम की टर्न अराउंड स्टोरी पिछले साल से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसने 1 साल और आगे एक्सटेंड की। इस बार भले 32% बढ़ा हो, लेकिन एक्चुअली जहाँ से इसने रिकवर करना शुरू किया 300-350 से, वहाँ से देखो तो मतलब करीबन 100% रिटर्न इन्होंने उससे ज़्यादा इस साल और जोड़ दिए। तो पेटीएम सबसे नंबर 1 है। लेकिन वाकई में जो गोल्ड स्टोरी है टर्न अराउंड वाली, वो है जीएमडीसी। जीएमडीसी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा था, उसके बाद स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया। रेयर अर्थ की बड़ी स्टोरी है, माइनिंग और मिनरल से जुड़े हुए स्टॉक्स साल के आखिरी हफ्तों में बड़े एक्शन में आते हुए दिखे। और रेयर अर्थ जो टॉक ऑफ द टाउन रहा पूरे साल भर, अब यहाँ पर रेयर अर्थ निकालने की तैयारी जो जीएमडीसी की जो पॉलिसीज़ बन के आ रही है, इस स्टॉक ने कमाल किया। 65% का एक बड़ा रिटर्न जीएमडीसी ने दे दिया। और खासतौर से उस साल में जब सारे पीएसयू स्टॉक्स बड़े मुश्किल में थे, उस समय जीएमडीसी ने कमाल किया। तो गोल्ड अवार्ड गोज टू जीएमडीसी। क्या बात है, जीएमडीसी और साथ ही पेटीएम, इन दोनों पर आगे भी नजर रहने वाली है। लेकिन आइए हम अपनी थर्ड अवार्ड कैटेगरी की तरफ आते हैं। साल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा, बहुत पेशेंस टेस्ट किया, लेकिन उसमें भी परफॉर्मर साबित हुए हैं, निकल कर आए हैं। बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर और इसकी जो नॉमिनेशन कैटेगरी, उसकी पूरी डिटेल्स लेकर जानवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जानवी जी बताइए। बिल्कुल, इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस भी देखें तो काफ़ी चमकदार नॉमिनेशंस है। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक, ये एक बड़ा नॉमिनेशन क्राइटेरिया में आता है, क्योंकि जो चांदी में बड़ी तेज़ी आई है, उसके बाद यहाँ पर भी जो चमक है इसकी भी अच्छी है। ये साथ साथ गोल्ड में जो तेज़ी हुई थी, उसके बाद अगर देखें तो गोल्ड फाइनेंशियल्स कंपनीज में अच्छी तेज़ी आई। तो मुथूट फाइनेंस ने हमने देखा था इस साल लगभग 75% के रिटर्न्स दिए हैं, तो यहाँ पर फोकस रखना है। साथ साथ बजाज फाइनेंस और एबी कैपिटल, ये दोनों ही कंपनीज अगर देखें तो ये भी नॉमिनेशंस की क्राइटेरिया में पूरे साबित होते हैं, क्योंकि एबी कैपिटल ने लगभग इस साल अगर देखें तो 97% के रिटर्न्स दिए, तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनी है। बजाज फाइनेंस ने करीबन 46% के जो रिटर्न्स है इस साल अभी तक देते हुए दिखे। तो ये 4 नॉमिनेशन है सर। इन बेस्ट परफॉर्मर्स में सुपर बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा? देखिए, इस साल की शुरुआत से हमने पहले जनवरी को ये कहा था कि ये साल एनबीएफसी का साल है, और एनबीएफसी ही आप देखिए टॉप परफॉर्मर में आए। 4 में से 3 टॉप परफॉर्मर एनबीएफसी। एक तो मेरे को लगता है जानवी ने सोचा थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लूँ, नहीं तो 2-3 एनबीएफसी और निकाल लेती इसमें, तो इसलिए वो हिंदुस्तान जिंक को घुसाया गया, तो हिंदुस्तान जिंक बार। अब रहे 3 एनबीएफसी में से 2 चुनना है। सिल्वर गोज टू मुथूट फाइनेंस। 74% का बड़ा जंप। वैसे ये गोल्ड का भी दावेदार बन सकता है, क्योंकि जिस तरह का मार्केट कैप इसने ऐड किया है उस हिसाब से तो मुथूट ने बहुत कमाल किया। और सबसे बड़ी बात, मुथूट मनापुरम को लोगों ने लगभग राइट ऑफ कर दिया था। मनापुरम में जो बैन कैपिटल की डील हुई, उसके बाद गोल्ड लोन कंपनियों के लिए मूड बदल गया। आरबीआई ने नॉर्म्स रिलैक्स किए, उसका फ़ायदा मिला। सिल्वर मुथूट, गोल्ड एबी कैपिटल। इस कंपनी को लगभग लोग राइट ऑफ कर चुके थे। हमने 70-80 रुपये से इसको अपनी रिकमेंडेशन लिस्ट में रखा पिछले 2-2.5 साल से, और इस साल दुगुना हो गया चुपचाप, बिना हल्ला किए। एफएनओ में आया, लोगों को पता ही नहीं चला ये कब कब बढ़ता गया, थोड़ा बढ़ते हुए डबल हो गया। ऐसा ही स्टॉक होना चाहिए, इन्वेस्टर्स वाला स्टॉक है, न कि ट्रेडिंग वाला। इसमें आप चाहें तो ट्रेडिंग नहीं कर पाएँ, क्योंकि वैसा कभी किसी भी दिन आपको टॉप गेनर टॉप लूजर में मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी इस साल के टॉप गेनर में 100% रिजल्ट देने वाला स्टॉक है, तो डेफिनेटली एबी कैपिटल गोल्ड विनर। चलिए, तो गोल्ड और सिल्वर की दावेदारी
सामने निकल कर आ चुकी है। लेकिन अब बढ़ते हैं हम स्टॉक से आगे सेक्टर्स की तरफ। कई सेक्टर्स रोटेशन में सामने निकल कर आए, तो यहाँ पर भी नॉमिनेशन आसान नहीं रही है। बेस्ट सेक्टर ऑफ द ईयर, इनकी नॉमिनेशंस पूजा से जान लेते। पूजा बताओ। जी, बेस्ट सेक्टर ऑफ द ईयर में यहाँ पर हमने 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो कि अलग अलग स्टोरीज के कारण, अलग अलग कारणों के कारण यहाँ पर इस स्थान पर है। इसमें मेटल है, PSU बैंक है जिसमें कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, और ऑटो स्टॉक्स, ऑटो सेक्टर ये पूरा साल इस बार फोकस में रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स NBFC जिसकी कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। तो ये 4 स्टॉक थे जो कि इस बार काफ़ी बजिंग थे। अलग अलग स्टोरीज की वजह से हमने देखा कि बढ़िया एक्शन इन चारों ही सेक्टर में देखने को मिला। सर आप किसे अवार्ड देंगे? PSU बैंक सिल्वर अवार्ड विनर है, और ये भी हमारे इस साल की लिस्ट में था। 1 जनवरी को हमने कहा था कि इस साल PSU बैंक्स का साल रहेगा, न कि हमने प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले में PSU बैंक्स पर ज़्यादा भरोसा किया, और PSU बैंक स्टार परफॉर्मर रहे। करीबन 26-27% का रिटर्न इस साल PSU बैंक्स ने दिया, तो ये है। और नंबर फिर वापस NBFC आ जाता है। NBFC ने जिस तरह का कमाल किया है, मेरे ख्याल से 35-37% के आसपास के रिटर्न NBFC से आए पूरे सेक्टर से इस साल। और कई सारी NBFC ऐसी थी जो 50 से 100%। और एक चीज़ और यहाँ बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, NBFC का साल कभी हो ना हो, लगभग हर साल आपको 1 से 3 NBFC ऐसी मिलेगी जो उस साल में डबल होती है। तो अगर आपने कभी सही NBFC पसंद कर ली, और यही वजह कि NBFC कभी हर साल मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में कहीं न कहीं रहती है कि कोई न कोई तो NBFC 1-2 ऐसी मिलेगी आपको जो साल में डबल हो जाती है, 1.5 साल में डबल हो जाती है। तो मेरे ख्याल से सेक्टर ऑफ द ईयर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, NBFC। चलिए, एवरग्रीन स्पेस है और उस पर आगे भी आपको नजर रखनी है। लेकिन अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी आती है, वो कैटेगरी जहां पर स्टॉक्स ने या कंपनियों ने सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करके दिए हैं, और इस कैटेगरी की नॉमिनेशन सामने रखेंगे अंश बताएं। बिल्कुल, जब डिविडेंड की बात आती है तो वेदांता ज़रूर दिखता है। और यहाँ अगर वेदांता की डिविडेंड की बात करें तो मार्च 2025 के बाद हम देख रहे हैं वेदांता ने लगभग 22-23 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया, और डिविडेंड अगर हम यहाँ पे ईल्ड की बात करें तो लगभग 8% का रहा है। वहीं दूसरे नंबर पे यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक है, 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, और यहाँ पे अगर हम ईल्ड देखें तो लगभग 5% का नजर आ रहा है। तो तीसरा स्टॉक यहाँ पे कोल इंडिया है, 21 रुपये का डिविडेंड, और ईल्ड देखें तो लगभग 7% का। सर आपको कौन सा डिविडेंड पेइंग करने वाली कंपनी पसंद आई? कोल इंडिया, सिल्वर मेडल गोज टू कोल इंडिया। कोल इंडिया ने बहुत ही बढ़िया डिविडेंड दिया है, 7% के आसपास की डिविडेंड यील्ड, 20-21 रुपये का डिविडेंड, कंसिस्टेंट डिविडेंड प्लेयर है। अगर आपको कोई मतलब आंख बंद करके सोचना हो कि 2 कंपनी मुझे खरीदनी जो बढ़िया डिविडेंड है, पहला कोल इंडिया आएगा और दूसरा आएगा वेदांता जो गोल्ड विनर है। वेदांता भी किसी भी वजह से दे, लेकिन देता है डिविडेंड। हिंदुस्तान जिंक से लेता है और बाकी सबको देता है। हाँ, अब तक तो इसलिए जरूरत था कि पेरेंट कंपनी वेदांता PLC को अपने लोन्स वगैरह चुकाने थे, वो भी अब काफ़ी हद तक तो वो तो मैटर उनका डेट का सेटल हो गया। लेकिन उसके बावजूद अल्टीमेटली प्रमोटर्स और पेरेंट होल्डिंग को अगर कैश तो चाहिए तो वो डिविडेंड के फॉर्म में ही जा सकती। तो वेदांता गोल्ड विनर है डिविडेंड के, 23 रुपये डिविडेंड, 8% का डिविडेंड वेदांता जैसे शेयर में, और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह की रैली मेटल्स में बनी सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन देखेंगे तो वेदांता अभी भी बहुत आकर्षक है। चलिए, अभी तक तो आपने सारी पॉजिटिव, बेस्ट रिटर्न और बढ़िया परफॉर्मेंस वाली कैटेगरीज के बारे में सुना। अब जरा उस कैटेगरी के बारे में भी जान लीजिए जिसने वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। सबसे मुश्किल काम और ये मुश्किल काम हमने जानवी को दिया है, वेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ द ईयर। नॉमिनेशंस प्लीज। और बहुत सारे नॉमिनेशंस है, अगर देखें तो 5 को चुनना भी बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन सबसे पहले अगर देखें तो इंडिगो, जो रीसेंट बड़े क्राइसिस हुए कंपनी जो पूरे एयरलाइंस को लेके, तो इसके चलते बहुत बड़ी गिरावट आ गई स्टॉक में। करीबन 25% के ईयर हाई से यहाँ पर गिरावट है। मार्केट कैप लॉस भी हुआ है, कंपनी का जो मार्केट शेयर है यहाँ पर भी गिरावट आई थी। केन्स टेक्नोलॉजीज जो इशू फ्लैग ऑफ किए थे कुछ रिपोर्ट्स में, जो कंसर्न रेज ऑफ किए थे, उसके बाद अगर देखें तो पूरी EMS स्पेस में सेलिंग आ गई थी, जिसके चलते यहाँ पर भी बड़ी गिरावट थी। लगभग 52% के जो ईयर हाई से यहाँ पर गिरावट आई। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट सिमिलर लाइंस पे देखे तो यहाँ पर भी वही गिरावट आती हुई थी। तो ये तीसरा नॉमिनेशन है इस चीज़ के लिए। वही ट्रेंड अगर बात करें तो जो पिछले साल अगर देखें 2024 में एक अच्छी तेजी बनी थी, उसके बाद इस साल हमने देखा कि बड़ी गिरावट आई। यहाँ पे करीबन 40% से ज़्यादा गिरावट जो है ईयर हाई से जो है ट्रेंड पे आ चुकी थी। और ओला इलेक्ट्रिक IPO से पहले काफ़ी चर्चित नाम था, उसके बाद IPO में काफ़ी ट्रैक्शन भी मिला, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो लगातार जो नेगेटिव खबरें आ रही थी कंपनी के लिए, मार्केट शेयर लॉस वगैरह अगर देखें तो उसके बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। लगभग 35 रुपये के नीचे स्टॉक जा चुका था। और लगभग 63% का जो है इस साल पूरी गिरावट आ चुकी है स्टॉक में। तो ये 5 नॉमिनेशन है सर। अब आप इसमें से एक बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर कौन सा रहा? सबको दे देंगे? नहीं, एक्चुअली 2 तरीके से मैंने चुना है। एक तो ये कि जिसने वाकई में वेल्थ काफ़ी बड़ी खराब की है, ट्रेंट।
ये सिल्वर कैटेगरी में जाता है। इसमें सिल्वर कैटेगरी बेटर मानी जाएगी, गोल्ड और ख़राब मानी जाएगी। तो ट्रेंट ने एक्चुअली 47% टॉप से गिरा है। 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप पूरा है, और ट्रेंट में ज़्यादातर फंड में जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स गलत पड़ गए, इंक्लूडिंग मी। मेरी भी इस साल की नए साल के पिक के तौर पर भी था, हमने 7,200 में रिकमेंड किया था, उसके बाद 4,200 पे इस साल वापस से 2026 के लिए रिकमेंड किया, अब सही लेवल पर आया है। वैल्यूशंस में बेसिकली पीई की डी रेटिंग हुई है, थोड़ी सी लोअर ग्रोथ के लिए बाजार ने एडजस्ट किया है। तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी का स्टॉक है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है, अगर इतना घटता है, 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप कम हो जाता है 47%, तो इसको अवार्ड तो बनता है वेल्थ डिस्ट्रॉयर का। और दूसरा वो स्टॉक है जो पूरे साल भर सुर्खियों में ही रहा है, मतलब जिसके पास है उसने इसकी चर्चा जरूर की और दुखी भी हुआ है, चाहे वो इनकी गाड़ियाँ रही हो, चाहे इनका शेयर। ओला इलेक्ट्रिक 65% गिरा है टॉप से, 90 रुपये के आसपास से। हालांकि मार्केट कैप का नुकसान 25 हज़ार का ही हुआ है, लेकिन एक तो ये कि पैसे का नुकसान और एक खून का नुकसान। तो इसमें पैसे का नुकसान भले ही कम हुआ 25,000 करोड़ का, लेकिन लोगों का खून बहुत जला है। और मतलब हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहा है। कॉम्पिटिशन से भी बड़े डायलॉग आते जाते रहे। राजीव बजाज साहब ने भी बोला, क्या बोला था, ओला तो ओला है, चेतक तो शोला है, समथिंग है। कुछ न कुछ मतलब ये चलता रहा, मतलब भाविश अग्रवाल साहब के साथ में। तो ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर के तौर पर अगर आप मुझे, नो डाउट इंडिगो ने भी कोई कम नहीं किया, लेकिन फिर भी इंडिगो ने टॉप से देखें तो पैसा बना के दिया है। केन्स ने भी ऐसे से देखें टॉप से तो पैसा बना के दिया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इसी स्पेस की कंपनी। तो मेरा ये मानना है ओला ने कहीं से भी किसी भी लेवल से पैसा बनाया ही नहीं है, तो फिर ओला ही है इसका गोल्ड हकदार। ओके, एब्सोल्युटली। अगली कैटेगरी, यू कैन लव देम, यू कैन हेट देम, बट यू कांट इग्नोर देम। मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक ऑफ द ईयर, पूजा जरा बताएं। जी, इसमें पहला नाम है वोडाफोन आइडिया का। हर बुधवार को इस पर चर्चा होती है। जैसे ही पिछले 6-7 महीने में तो हम देख रहे हैं, जब कैबिनेट की बैठक हुई, ये स्टॉक फोकस में रहा है। तो ये पहला तो स्टॉक ये है। इंडिगो ये है दूसरा नाम। इसके बाद लेंसकार्ट, ये भी टॉक ऑफ द टाउन था आईपीओ के मामले में अगर देखें तो। और केन्स टेक्नोलॉजीज, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई। चुनना मुश्किल काम था। केन्स को मैंने इसलिए हटा दिया, केन्स खाली इसमें मार्केट का ही नुकसान हुआ है, मार्केट कैप का नुकसान हुआ है। इंडिगो और लेंसकार्ट और वोडाफोन आइडिया, ये तीनों ऐसी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स भी बड़े फेमस है। तो इंडिगो को मैंने इसलिए हटा दिया कि इंडिगो ने वैसे पैसा बनाया था, और इसका टॉक ऑफ द टाउन सिर्फ आखिरी कुछ हफ्तों के लिए बना था। लेंसकार्ट भी खाली आईपीओ के वक्त, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी एक आईपीओ की इतनी बुराई होते हुए नहीं देखी जितनी लेंसकार्ट की हुई है। मतलब ऐसा लगा कि लोग इंतज़ार ही करते कि कब बंसल जी आईपीओ लाए, कब हम उनकी धुलाई करें, मगर कहीं छोड़ा नहीं। वो अलग बात है कि रेस्पॉन्स तगड़ा मिला, लिस्टिंग ज़बरदस्त हो गई, तो सिल्वर गोज टू लेंसकार्ट एंड गोल्ड इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ वेरी ओल्ड। वोडाफोन आइडिया, लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी। 6 रुपये में भी बात होगी, 17-16 में भी बात होगी, 12 में भी होगी, 13 में भी होगी, हर रोज होगी। कोई दिन ऐसा ना निकले जिस दिन वोडाफोन आइडिया की बात ना हो। सो सबसे मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक इज वोडाफोन आइडिया। ऑलराइट, हमारी अगली कैटेगरी है क्रैश लैंडिंग ऑफ द ईयर, और इसकी क्या दावेदारी है, कौन सी दावेदारी, अंश हमारे सामने रखेंगे। अंश बताएं। बिल्कुल सर, आपने केन्स और इंडिगो लिस्ट से हटा, तो वो मेरे लिस्ट में आ चुके हैं अब। सबसे पहले तो ले लिए दोनों। हाँ, ले लिए सर। तो खबरों के दम पे यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखी है। केन्स का जो रिपोर्ट्स आए थे उसके जरिए हम देख रहे हैं कि 4 सेशन के अंदर ही 30% गिरा था। इंडिगो 18% गिरा था 6 दिनों में। वहीं इंडसइंड बैंक की जो खबर थी उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बड़ी गिरावट आई थी। और यहाँ पे प्रोटीन ई गवर्नेंस की बात करें तो 2 सेशन में ही ये 30% से ज़्यादा गिरता हुआ दिखा था। सर, सिल्वर गोज टू केन्स, क्योंकि यहाँ पे तो अल्टीमेटली क्रैश लैंडिंग से कौन ज़्यादा जोर से गिरता है, नाक के दम पर, मुंह के बल पर, जिसमें नाक टूट जाए, दांत टूट जाए, मुंह फट जाए, वैसा वाला हाल है। तो केन्स 4 दिनों में 30%। सबसे बड़ी बात, हमने भी मैनेजमेंट का इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करने के बाद भी स्टॉक उठने को तैयार नहीं। तो पहला तो केन्स है। दूसरा है जो गोल्ड कैटेगरी में, वो इंडसइंड बैंक। जिस समय ये गिरा उस समय कभी लगा ही नहीं कि ये निफ्टी का स्टॉक है। ऐसे गिर रहा था, मतलब जैसे कोई स्मॉल कैप मिड कैप गिर रहा हो। और 27% खाली 2000 करोड़ का, 1800 करोड़ का, 2200 करोड़ का मामला था डेरिवेटिव्स का। बात 1800 करोड़ की नहीं है कि उससे प्रॉफिट कम हो जाए, बात भरोसे की है। और जो भरोसा हिलाया इंडसइंड बैंक ने अपनी वो ऑडिट रिपोर्ट देखा कि डेरिवेटिव्स खातों की हमने अकाउंटिंग बराबर नहीं की, सब कुछ बराबर हो गया। 1800 करोड़ बचाने के चक्कर में पता नहीं कितने लाख करोड़ का मार्केट कैप स्वाह हो गया। तो क्रैश लैंडिंग इंडसइंड बैंक। ओके, लेकिन बिगेस्ट स्टोरीज ऑफ द ईयर, बहुत सारी कहानियां साल 2025 में सामने निकल कर आई, लेकिन उनमें भी कुछ कहानियां हैं जो हमारे सामने उभर कर आई हैं। नॉमिनेशंस जानवी की तरफ से।
बिल्कुल, इस बार की जो 4 बड़ी कहानियां हैं, सबसे पहले इंडिया के लिए अगर देखें तो रेट कट्स का माहौल था, क्योंकि चाहे जीएसटी रेट कट हो, रेपो रेट कट हुआ, तो ये सबसे पहले रेट कट्स का माहौल था यहाँ पे। साथ साथ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दूसरा नॉमिनेशन आया। 11,000 करोड़ के आईपीओ के लिए अगर देखें तो 4 लाख से करोड़ से ज्यादा की बोली आई थी, तो यहाँ पर फोकस है। गोल्ड और सिल्वर ने जो धुआंधार तेजी दिखाई है 2025 में, तो ये तीसरे नॉमिनेशन के हकदार है। और अगर चौथा देखें तो यूएस टैरिफ जो लागू हुआ और जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, तो ये चौथी एक बड़ी स्टोरी है इस साल के लिए। सर, आपको स्टोरी कौन सी आई कैचिंग? अरे भाई, ये सबसे मुश्किल, ये इस कैटेगरी में मुझे सबसे मुश्किल हुई कि किसको ढूंढना। तो सिल्वर कैटेगरी में टाई है। अच्छा, सिल्वर में 2 है। पहला है दरों में कटौती वाला साल, इनकम टैक्स, ब्याज दरें और फिर जीएसटी कट। एक्चुअली देखा जाए तो तीनों अपने आप में एक एक स्टोरी है, लेकिन हमने शॉर्ट करके इसको तीनों को एक साथ किया। तो पहला सिल्वर जाता है इन तीनों रेट कट को। दूसरा सिल्वर जाता है सिल्वर को ही। गोल्ड और सिल्वर की रिकॉर्ड तोड़ तेजी, वैसे ये गोल्ड के भी लायक है। पीछे सिल्वर है तो सिल्वर आगे गोल्ड से गिनना चाहे तो गोल्ड, लेकिन ये भी पूरे साल भर टॉक ऑफ द टाउन रहे। और सबसे बड़ा जो गोल्ड जो जाता है वो सिर्फ इस वजह से जाता है कि वो सिर्फ भारत से नहीं पूरी दुनिया से सीमित है, और वो है यूएस टैरिफ। साल की शुरुआत से टैरिफ का टेरर सिर्फ हम पर नहीं पूरी दुनिया पर रहा। हर देश में अगर आप देखें किसी एक इकोनॉमिक टर्म की बात पूरी दुनिया भर में हुई होगी इस साल, तो वो है यूएस के टैरिफ। तो यूएस के टैरिफ हमारे लिए भी और दुनिया भर के लिए भी सबसे बड़ी स्टोरी रहे। तो इस साल की बिगेस्ट स्टोरी ऑफ द ईयर इज यूएस टैरिफ। और ट्रम्प साहब ने इसका खूब मजा लिया, जब जब जहाँ जहाँ जैसे तैसे लगाना था, जिसकी पूंछ मरोड़नी थी उसके लिए टैरिफ लगा दिए सर। चलिए, अब हम इस अवार्ड सेरेमनी के आखिरी कैटेगरी की तरफ आ चुके हैं, वो है व्यूअर्स चॉइस अवार्ड। 2 ही कैटेगरीज, ये जो इस कैटेगरी में 2 ही नॉमिनेशंस हैं। आपने सर 2 अवार्ड्स दिए हैं हर कैटेगरी में, इसमें 2 ही नॉमिनेशंस हैं जो व्यूअर्स चॉइस की निकली। पहली तो सोना चांदी और दूसरी वोट आइडिया। अब आपको क्या पसंद है? अच्छा, व्यूअर्स चॉइस में 2 में से एक चूज करना है जी, बहुत क्लियर है फिर ये तो। इसमें मतलब ये क्लियर कट है गोल्ड सिल्वर। अच्छा, यही रहेगी इस व्यूअर्स चॉइस, क्योंकि देखिए क्या है, गोल्ड सिल्वर ग्लोबल भी है लोकल भी है। वोडा आइडिया नो डाउट घर घर वोडा आइडिया है। हर डीमेट अकाउंट में है, लेकिन डीमेट अकाउंट भी तो 21 करोड़ ही है। ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन गोल्ड सिल्वर तो हर भारतीय के पास है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो मेरा ये मानना है कि इस साल की सबसे बड़ी स्टोरी व्यूअर्स चॉइस के लिहाज से अगर आप देखें तो सोना चांदी की। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ जी बिजनेस स्टॉक अवार्ड्स 2025 की सेरेमनी को हम यहीं क्लोज करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। सर, थैंक यू सो मच हमारे चीफ गेस्ट बनने के लिए और ये अवार्ड्स प्रेषित करने के लिए। हमारी रिसर्च टीम का भी स्पेशल थैंक्स, इतनी मेहनत करके सारी अवार्ड कैटेगरीज के नॉमिनेशंस रखने के लिए। इसी के साथ आप सबको नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू।